देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। और आज का गोरखधंधा जिस शख्स को इस्टेब्लिशमेंट भी ढूंढ रही है, पाकिस्तानी अवाम भी मिलना चाहती है, हर एक शख्स मिलना चाहता है, इनके साथ बड़ी अच्छी सच्ची और खरी बातें करेंगे। और यकीनन हमेशा आप इनको सुनते हैं तो कोशिश होगी कि इनसे कोई नई बात की जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू कुरैशी साहब, जज़ाकल्लाह आपका। हिंदुस्तान के आमद के ऊपर खुशामदीद आपको। जी बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी। मैं उम्मीद करता हूँ कि बड़ी जल्दी मैं आपको पाकिस्तान में खुशामदीद कहूँगा इंशाअल्लाह। अपना मुल्क है, ज़रूर जाएंगे इंशाअल्लाह। कब जाएंगे? जल्दी जाएंगे इंशाअल्लाह। मुझे तो रोज़ ऐसा लगता है कि जल्दी आ जाएगा वक्त। जब वतन को छोड़ा, देश से परदेश की तरफ राह थे सफ़र बांधा, क्या जज्बात थे? अच्छा, ये ना चीज़ें जब वक्त गुजरता है तो आपको पता चलती हैं। जब आप किसी एक सिचुएशन के अंदर होते हैं उस वक्त आपको नहीं पता होता कि आप क्या कर रहे हैं या क्या हो रहा है। मैं पहले भी लोगों को बताया कि मैं तीसरी अटेम्प्ट में मैं निकल पाया था। तो उस वक्त दिमाग में ये था कि मुझे, क्योंकि मेरे साथ एक साथी भी था और वो बड़ा मेरी सिक्योरिटी को लेके बड़ा फिक्रमंद था, तो उसके साथ मैं ट्रैवल कर रहा था। शानदार आदमी है, यानी मैं अपनी ज़िंदगी में बहादुर लोग मैंने जितने देखे उनमें वो एक शानदार आदमी है। आपसे भी बहुत बहादुर दलेर आदमी है वो, और बहुत मजबूत आदमी है वो। यानी अगर कोई ये कहता ना कि कोई किसी के लिए मर सकता है तो ये कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन वो मैंने वैसा देखा उस आदमी को अमली तौर पे। वो बहुत ज़बरदस्त आदमी है। मैं बदकिस्मती मेरी ये है कि पूरी कौम लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं, मैं उसके बारे में बता नहीं सकता। अच्छा, मैं बता भी दूंगा तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कभी तो वो सामने आएगा। कभी आएगा इंशाल्लाह, क्यों नहीं आएगा, जल्दी आएगा। मैं उसे बुला के सबको बताऊंगा और सबके सामने उसका शुक्रिया अदा करूंगा एक दिन कि ये वो आदमी है। और लोग उसको देखेंगे तो उस पर फख्र जरूर करेंगे कि इसको ऐसा ही होना चाहिए था। जैसा कोई अपने दिमाग में बना सकता है ना कि वो ऐसा दिखता होगा, ऐसा चलता होगा, ऐसा होगा, तो वो वैसा है। तो हम लोग क्योंकि तीसरी अटेम्प्ट में हम वो कामयाब हुए, हम निकल पाए। इस बीच में दूसरी मरतबा और पहली मरतबा कुछ हादसा भी हो गया और थोड़ा मुश्किल था, लेकिन जब निकल गए तो उस वक्त तो दिमाग में ऐसा नहीं था। आगे जो हमारा प्लान था उसके मुताबिक वो गाड़ी नहीं आई हुई थी, तो फिर पैदल ही थे। तो वो पैदल चलते चलते, जब आप इतना पैदल चलते हैं फिर दिमाग काम नहीं करता। आपके दिमाग में सिर्फ ये होता है कि आपको सिर्फ वो जो टारगेट है उसको आपने अचीव करना है, बाकी चीज़ें आपके दिमाग में नहीं होती। तो बस वो करते करते जब मैं किसी जगह बैठ के आराम से रेस्ट करने के लिए बैठा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी दूर आ गया हूँ। और फिर मैंने देखा पीछे मुड़ के कि तो वो तो बहुत पीछे छोड़ के आ गया हूँ चीज़ें। मुझे उसी लम्हे एहसास हुआ कि मुझे वापस जाना चाहिए। अच्छा, आधे रास्ते में? नहीं, जहाँ मैं पहली दफ़ा बैठा मुझे नहाने का मौका मिला, मुझे कपड़े चेंज करने का मौका मिला। जहाँ मैं पहली दफ़ा बैठा और बैठ के मैंने सोचा तो मुझे एकदम मुझे वो जैसे दिल में पकड़ सी हुई मेरे, ये मैं किधर आ गया। सच बताएं, पहली दफ़ा मुझे लगा कि मैं आ गया। आंसू निकले? अच्छा नहीं, मेरे लिए ना ये बड़ा मुश्किल होता है। मेरा पता नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा मेहरबान है मेरे पे, उसका बेशक वो बड़ा मेहरबान है मेरे पे। वो मुझे सिर्फ तन्हाई में ही रुलाता है बस। उसने मुझे कभी किसी के सामने, मेरे मालिक ने ना हाथ फैलाने दिया, ना उसने मुझे किसी के सामने रोने दिया। वो इतना मेहरबान है। और तन्हाई की बात अलग है, अकेलेपन की बात अलग है। वो जब मेरा अल्लाह देख रहा हो तो उसके सामने तो मेरी कोई औकात नहीं। छोटे छोटे सवाल पूछूंगा और नहायत ही आपको दिलचस्प लगेंगे। इतना दलेर इमरान रियाज खान, साफत दुनिया करती है, आप निराली साफत करते हैं। शजरा नसब क्या है आपका? मेरे वालिद को आप सारे जानते हैं। उनके वालिद जो हैं वो यूसुफ खान, आप पठान हैं? वो और मेरे दादा दोनों सगे भाई। किर्गिस्तान से कोई पुरानी मुगलों के टाइम की कहानी है। हमारे फोर फादर्स आए थे किर्गिस्तान से। शाह बदियुद्दीन की ये लोग औलाद थे। जब ये मकबूजा कश्मीर में एक इलाका है बांडीपुरा, वहाँ पे भी रहे। पाकिस्तान बनने पे ये लोग यहाँ पे आ गए। यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रहे, लाहौर में रहे। मैं कराची में पैदा हुआ। तो हमारी फैमिली वो है, जब पाकिस्तान बना तो मेरे दादा और नाना ये दोनों सगे भाई भी थे। तो ये दोनों पाकिस्तान आए थे। इनमें से एक जो है वो पाकिस्तान से बाहर काम करने के लिए गए, एक जो है वो पाकिस्तान के अंदर काम करते रहे और यहाँ पे उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। अब दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए
اور دونوں یہ سوچتے سوچتے اور یہ خواہش لے کر اللہ کو پیارے ہو گئے کہ ہم واپس کسی دن کشمیر میں جائیں گے اپنی فیملی کے پاس, ان کو ملیں گے. ان سے رابطہ کبھی کبھی ہوتا ہے, بہت کم, کبھی ٹوٹ جاتے ہیں رابطے, کبھی بحال ہو جاتے ہیں کسی کے ذریعے, کسی دوست کے ذریعے سے, لیکن رابطہ ان سے کبھی کبھی ہوتا ہے اور ان کی خیریت پتہ چلتی ہے, ہمارا پیغام بھی وہاں پہنچ جاتا ہے. تو بس یہ ہے جی میرا شجرہ نسب. اب ایکچولی جو ہمارا دیکھیں بحیثیت مسلمان, آپ کے پاس جو آپ کا صحیح ایک شجرہ یا آپ کا ایک صحیح جو آپ کی پہچان ہوتی ہے نا, وہ آپ کا ایمان ہوتا ہے, اللہ سے آپ کا تعلق ہوتا ہے. ثابت ہوا ہے کہ کشمیر النسل بھی ہیں. ہاں جی, کشمیر جی میرے دل کے بڑا قریب ہے اور کشمیر دیکھنا ہے انشاءاللہ. میں نے لائن آف کنٹرول سے کھڑے ہو کے تو بہت دفعہ دیکھا ہے. اب جو حالات ہیں ان میں دیکھ کے تو نہیں لگتا کہ ہمیں اپنی زندگی میں شاید یہ موقع ملے, اللہ کرے. لیکن یہی دعا لے کر, یعنی میرے دادا اور نانا بھی یہی دعا کے ساتھ چلے گئے. تو کشمیر جو ہے وہ دل کے بہت قریب ہے اور کشمیر کا کاز بھی دل کے بہت قریب ہے. اور ایک وجہ میری ناراضگی کی یہ بھی ہے کہ کشمیر کے اوپر یہ نہیں کرنا چاہیے تھا جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا, اور میں نے یہ بات جنرل باجوہ کے سامنے رکھی تھی تو انہوں نے بڑا مائنڈ کیا تھا. یہ بڑا ڈیپ ٹاپک ہے, اس کے بارے میں آپ بڑی اویئرنیس رکھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جب پاکستان سے نکلے انگلستان پہنچنے کے درمیانی راستے میں بیڑیے کو بیڑیے نے کاٹا, حملہ کیا کسی جانور نے. اچھا یہ نا لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی معیوب بات ہے. اگر کوئی مجھے بھیڑیا کہتا ہے تو تھینک یو ویری مچ. بیڑیا تو شیر سے بھی اچھا ہوتا ہے. ہاں, اس سے تو آپ میں ایک دن قید میں تھا, میں آج یا کل کسی دوست کو بتا رہا تھا, تو ایک آدمی نے میرے کان میں آ کے کہا, اس نے کہا آپ ببر شیر ہیں. تو میں نے کہا نہیں میں بھیڑیا ہوں, مجھے نکالو یہاں سے, مجھے تم قید میں رکھ کے مار دو گے. میں نے اس کو یہ کہا تھا, یہ اس جب مجھے لاپتہ کیا ہوا تھا. عثمان کہتا ہوتا تھا میں بیڑیا ہوں شیر نہیں ہوں. تو وہ کہنے والوں کو کہنے دیں. مجھے دیکھیں میرے بارے میں جو لوگ جو بھی بات کہتے ہیں, آزادی اظہار رائے میں ان کا حق ہے اور وہ کہہ سکتے ہیں, گالی نہیں دے سکتے, نجی زندگی پہ نہیں جا سکتے. باقی کسی کی اوپینین ہے, میں اس کے منہ کے آگے ہاتھ نہیں رکھ سکتا. اگر میں بات کر سکتا ہوں کھل کر تو وہ بھی کر سکتے ہیں. انہیں کرنے کا حق ہے, انہیں کرنی چاہیے. ریاست ماں جیسی ہوتی ہے نا, ایک ایسی ماں ہے, بچے کھا جاتی ہے, ملک سے در بدر کر دیتی ہے. آپ بھی اس کے وکٹم بنے, وجہ کیا ہے اس کی؟ یار یہ ہمیں نا پہلے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. صدیق جان نے ایک بات کہی تھی کہ اس قوم کی آنکھوں کا آپریشن ہو گیا. وہ بات ٹھیک تھی, ہم معاشرت علوم کی کتابیں پڑھے ہوئے اسی طرح سوچتے تھے, یہ بھی غدار ہے وہ بھی غدار ہے. اسٹیبلشمنٹ جس کو کہتی تھی ہم کہتے تھے غدار ہے. پورا ایسے ہی چلتا تھا. میں اکیلا نہیں, یہ سارے یہ کرتے تھے. ایون جو لیڈر آج جیل میں بیٹھا ہوا عمران خان, وہ بھی یہی کرتا تھا. ایسا ہی سب کو لگتا تھا کہ یہ پاکستان کے سب سے بڑے وفادار ہیں, یہ پاکستان کو دھوکہ نہیں دیں گے, کوئی بھی دے دے گا. پھر جب پتا چلا, آنکھیں کھلی کہ بھائی ان کا تو سب سے بڑا کاروباری مفاد ہے, پتا چلا کہ یہ تو ہر 3 سال کے بعد لڑائی اس وقت شروع ہوتی ہے جب ایکسٹینشن کا معاملہ آتا ہے. سیاستدانوں کے ساتھ پھڈا ہی اس معاملے پہ ہے کہ لگے گا کون اور کون نہیں لگے گا, اور مداخلت ہے بے شمار سیاست کے اندر, اپنے مفادات ہیں. تو جب یہ ساری چیزیں مجھے پتہ چلی, باقی قوم کو پتہ چلی, تو پھر ہمیں سمجھ آئی کہ ریاست تو ماں جیسی ہوتی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, ریاست آج بھی ماں جیسی ہے. ایسا ہی اس میں ہمارا آئین موجود ہے, اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. اور یہ جو چند اداروں کو ریاست قرار دیا جاتا ہے نا, ایسے نہیں, یا اداروں میں بیٹھی ہوئی شخصیات کو, یہ ریاست کوئی نہیں ہے. یہ ریاست کو چلانے کے لیے چھوٹے موٹے اوزار ہیں. ریاست ہوتی ہے قومی اسمبلی, سینٹ, وفاقی حکومت, صوبائی حکومت, اور ٹیکس اکٹھے کرنے کا اختیار جن اداروں کے پاس ہے آئین کے آرٹیکل 7 کے مطابق وہ ریاست ہے. یہ کوئی آرمی چیف ریاست نہیں ہوتا, کوئی ڈی جی ISI ریاست نہیں ہوتا, کوئی اکیلا وزیر اعظم بھی ریاست نہیں ہوتا. کیبنٹ کی جو ایک حکومت کی جو ایک ڈیفینیشن ہے گورنمنٹ کی, اس کے اندر بھی وزیر اعظم اینڈ کیبنٹ ہے. ایسا ہی اس میں بھی اکیلا وزیر اعظم گورنمنٹ نہیں ہوتا, کیبنٹ شامل ہوتی ہے. اگر کوئی گورنمنٹ نے ڈیسیجن لینا تو کیبنٹ شامل ہے, اور یہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں آ چکا ہے. لہذا ہم ریاست کہہ کے نا ریاست کو بدنام کرتے ہیں. چند لوگوں کی گندی حرکتیں اور ان کی کارروائیوں پہ ہم ریاست کو بدنام کرتے ہیں, جو غلط ہے میرے خیال میں. ایک نام ہے عمران ریاض خان, دوسرا ہے عمران خان. فرق ہے بیچ میں ریاض کا. کیا پلٹ کے رکھ دی سیاست کی اور پاکستانی تاریخ کی. کب نزول ہوا,
नहीं, इमरान खान बहुत बड़ा आदमी है, वो बड़ा तगड़ा आदमी है। आपको मैं एक चीज इमरान खान के बारे में बताता हूं, लीडर कब बनता है? देखिए, जब उसके अंदर क्वालिटीज बाकी लोगों से बेहतर हो जाती हैं, वो लीड करने के काबिल हो जाता है। मिसाल के तौर पे एक आदमी के पास नॉलेज बहुत है, वो उस फील्ड में आपको लीड कर रहा है। एक आदमी का पॉलिटिकल विजडम बड़ा अच्छा है, वो उस फील्ड में आपको लीड कर रहा है। एक आदमी जो है वो इकोनॉमिक्स में अच्छा है, पढ़ा लिखा बहुत है। एक आदमी दलेर बहुत है। एक आदमी जो है वो, हर एक की अलग अलग खूबियां हो सकती हैं ना, बहुत कम ऐसा होता है कि खूबियों का एक कम्बिनेशन इकट्ठा हो जाए। बिल्कुल, ये लकी हैं लोग। इमरान खान दलेर भी है, इनिशिएटिव भी लेता है। तमाम सियासतदानों ने इतनी किताबों के नाम नहीं पढ़े जितनी किताबें उसने पढ़ी हुई हैं। फिर वो डट जाने वाला आदमी है, वो आदमी करप्ट भी नहीं है, वो आदमी बोलता भी कमाल है, तकरीर बहुत अच्छी करता है। फिर जब सारी चीजें आप इकट्ठी करके देखते हैं तो वो एक आदमी के अंदर आ रही है ना मैक्सिमम चीजें, और बुराइयां भी हैं। देखें, हर आदमी में अच्छाइयां और बुराइयां होती हैं, फरिश्ते कमजोरियां सबके अंदर होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबियों को इससे मुबर्रा रखा कि उनके अंदर बहुत खूबियां थी, अल्लाह ताला ने सब कुछ उनके अंदर डाला, लेकिन हम लोग उनके पैरों की खाक भी नहीं है, इंसान है। लेकिन दौरे हाजिर में एक लीडर की डेफिनेशन में जो चीजें आप इकट्ठी कर सकते हैं उनमें बेशतर इमरान खान में इकट्ठी हैं। कोई और बताए ना किसमें है? नवाज शरीफ साहब आज मोदी को जवाब नहीं दे पा रहे। नवाज शरीफ साहब बताएं ना, उन्होंने कितनी किताबें पढ़ी हैं, यहाँ नाम लिखे, एक सफ़े के ऊपर पूरे नहीं आएंगे, पढ़ा ही नहीं कभी ज़िंदगी में। रजीम चेंज एक ऐसा लफ्ज़ है, अमेरिका से सफ़र किया उसने और खान साहब को आज जेल तक पहुंचा दिया। वहीं पे ये रजीम चेंज ना होता तो आज ये इमरान रियाज खान ना होता। मैं सही कह रहा हूँ? या मेरे तो गले पड़ गई है। मैं आपको सच बताऊँ, जो मैं हूँ ये कोई बाई चॉइस तो नहीं हूँ। मैंने एक्चुअली मैं उन लोगों में से हूँ, जैसे इमरान खान साहब ने बहुत पहले साइफर के बारे में बताया था। साइफर के बारे में आप सारों को बहुत लेट पता चला। आप मेरा 10 मार्च 2022 का मेरा वीलॉग उठा के देखें, उसमें मैंने जिक्र किया था इमरान खान के पास तहरीरी सबूत है कि गैर मुल्की मुदाखलत हो रही है। ये वो साइफर था। ठीक, उस वक्त इमरान खान की टेबल पे पड़ा था, उन्होंने कहा वो देखो उनका वो साइफर वहां पड़ा हुआ है, वो दूर रख के इशारा। उन्होंने कहा था प्राइम मिनिस्टर, मैंने जाके पकड़ के तो नहीं पढ़ना शुरू कर देना था, तो उन्होंने मुझे बताया कि जनाब उसमें ये लिखा हुआ है। तो मैंने कहा खान साहब फिर आपकी हुकूमत तो गई। तो मैं वैसे एक और चीज भी फील कर रहा था 2021 में, जब जनरल बाजवा साहब ने अपनी पॉलिसी बदली, स्पेशली इंडिया के बारे में, तहरीक लब्बैक के बारे में और कश्मीर के बारे में, उन्होंने एक अलग लाइन ली और वो सहाफ़ियों को अकेले मुलाकातों में इसराइल के बारे में भी सॉफ्ट कॉर्नर के लिए बात करते थे को उसको तस्लीम कर लो। हाँ, जब नहीं वो ये कहते थे इस पर डिबेट शुरू करो। यानी एक बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, बहुत बड़ा उनका नाम है, उनका मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कहा जी मैं जनरल बाजवा से मिल के आया हूँ। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, खबर दें कोई मुझे। कहते यार मैं आपको खबर कह दूँ, मैं फंस गया हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? कहते जी उन्होंने मेरे साथ इतनी लंबी बात की इसराइल के बारे में, नाउ ही इज एक्सपेक्टिंग कि मैं इसके ऊपर प्रोग्राम करूँ। ओके, तो मैंने कहा जनाब आपका घर किधर है? उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा मौलवियों को मैंने पता देना उसका। तो वो हंसना शुरू हो गए। मैंने कहा जी आपका घर भी साड़ देंगे अगले और आपको छोड़ेंगे भी नहीं। इस मुल्क के अंदर इसराइल और फलस्तीन को लेके लोगों के सेंटीमेंट्स बहुत हाई हैं, और जो आप बात करने जा रहे हैं पहले आप मुझे बताएं, आप दिल से ये कहते हैं कि ये होना चाहिए? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा फिर आप क्यों प्रोग्राम कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही। कहते नहीं मैं तो नहीं चाहता। मैंने कहा मैं भी नहीं चाहता, लेकिन फिर हम क्यों करें इस पे प्रोग्राम? कहते बिकॉज उन्होंने मेरे से इसके ऊपर बड़ी बात की, तो उनके सामने मैं कोई आर्गूमेंट कर नहीं सका, तो नाउ ही इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी कि मैं इसके ऊपर एक प्रोग्राम करूँ। आखिरी 300। तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा सर लोग ना आपका बेड़ा गर्क कर देंगे भाईजान। समझाया? हाँ, मैंने कहा आप उन्हें कहे ना कि वो स्टेटमेंट जारी कर दें आर्मी चीफ, और आप उसके ऊपर 100 प्रोग्राम कर देंगे, मैं भी कर दूंगा। कहते यार ये तो वो नहीं करेंगे, वो उनको मोरा बनाना चाहते थे। फिर मैंने उन्हें कहा, फिर एक उनको मैंने हल बताया, तो वो उन्होंने किया तो काम चल गया उनका। एक पब्लिक का सवाल जो आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज और जुमले मानी रखेंगे, टक्कर के लोगों के कानों में गूंज गया ये लफ्ज़, और जिस लय में कहा वो जज्बात अपने आप में अक्कासी करते हैं, वही लोग आपके मुखालफिन तो हर किसी के होते हैं ना, वो पता क्या कहते हैं? ये जो टक्कर के लोग थे ना, बरतानिया इंग्लिस्तान आके मीठी जन्नत में मेरे सामने बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे उनको? नहीं मैं आपके सामने बैठूंगा, आप ये कह रहे हैं ना। देखें बात ये है, आप खुद सोचें लोग टक्कर के हैं या नहीं। बिल्कुल है। देखें जब मैंने कहा था तो मैंने क्या कहा था, ये है पाकिस्तान की मिडिल क्लास, ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ये आपको तिगनी का नाच नचाएंगे, ये आपसे सवाल करेंगे, जवाब मांगेंगे,
क्योंकि पहली मरतबा आपको टक्कर के लोग मिले हैं। बिल्कुल पूरे जुमले ये थे। यही हो रहा है, यही हो रहा है। सवाल कर रहे हैं लोग, बिल्कुल कर जवाब मांग रहे हैं लोग। क्या ये सिलसिला रुका है? नहीं रुका। मैंने ये तो नहीं कहा था कि आके आपको चपेड़े मारेंगे पकड़ के सुबह शाम, या ये तो नहीं कहा था कि आपको कान पकड़ा के आपकी तशरीफ पे जूते मारेंगे। ये तो नहीं कहा था। अगर कहा होता तो मैं जिम्मेदार होता इसके लिए। मैंने कहा था कि आपको टक्कर के लोग मिले, ये सवाल करेंगे और जवाब मांगेंगे। ये ऐसे चुप करके नहीं बैठ जाएंगे, इनके पास शऊर है। ये पाकिस्तान की मिडिल क्लास, पाकिस्तान को चलाने वाले लोग, ये मैंने कहा था। ये आपको कैसे पता ये हो रहा है या नहीं हो रहा? तो जितनी टक्कर मैं दे सकता था उतनी मैंने भी दी है और अभी भी दे रहा हूं। देखिए मुझे कैसे पता था सर, मुझे पाकिस्तानियों पे बड़ा यकीन है। मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं। ये तो कहते हैं कंधों पड़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, पीछे खड़े। सर मैं ये ऐसे है ही नहीं पाकिस्तानी। असल में जिसको ये कहते हैं ना, वो कदम बढ़ाओ का नारा जो है ना, हम तुम्हारे साथ हैं, वो बिरयानी की प्लेट के ऊपर लगा हुआ होता है। ठीक। जो असली पाकिस्तानी, जिसको मैं टक्कर के लोग कहता हूं, वो जब खड़े हो जाते हैं ना, तो वो लीडर को भी बांध लेते हैं कि तुमने यहां से जाना नहीं है। जाना नहीं है। मैंने आपको बंदूक लेके शिकार करते देखा। हाँ जी। आपका मशगला है। भारत हमला करना चाहता है पाकिस्तान पे। अगर पाकिस्तान में होते तो वही बंदूक लेके लड़ते पाक फौज के साथ। देखिए बात यह है कि फौज को हम टैक्स देते हैं लड़ने के लिए, लड़ाई तो उन्होंने लड़नी है। जब हमारे गले पड़ेगी तो हम भी लड़ देंगे, जितनी हमें लड़नी आती है उतनी हम लड़ लेंगे। मैंने अपने बहुत सारे फौजी दोस्त हैं मेरे, उनको मैंने कंपटीशन में हराया हुआ है। पिस्टल शूटिंग कंपटीशन में, लॉन्ग रेंज राइफल कंपटीशन में निशानाबाज मैंने उनको हराया हुआ है। और एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा उनको पता है इस बात का कि मैं शूटर हूँ। तो अब मामला ये है कि जितनी लड़ाई हमारे गले पड़ेगी उतनी तो हम लड़ेंगे। अब बॉर्डर के ऊपर तो फौज ने लड़ना है और उसके लिए उनके पास बेशुमार वसाइल हैं जो मुहैया किए गए हैं, स्ट्रेटजी भी उनकी है। अगर हमारे पानी के ऊपर बंद बांधे जाएंगे तो वो बंद तोड़ने किसने? फौज नहीं तोड़ने। वो काम तो उन्होंने करना है, वो उनका काम है। मेरा काम अवेयरनेस का है, चीज़ें बताने का है। इसको मैं पूरी तरह से करूंगा और पूरा साथ दूंगा जहां तक मैं दे सकूंगा। अगर लड़ाई होती है पाकिस्तान की किसी दुश्मन से तो साथ दें। और अगर कभी बंदूक उठानी पड़ेगी तो अपने मुल्क और अपने लोगों की हिफाजत के लिए मैं बंदूक भी उठा लूंगा। कहते हैं कि अल्लाह जब किसी को देता है ना, छप्पड़ फाड़ के देता है, लेकिन उसने आपको कुंदन बना के काली कोयले की कान से निकाला। मैंने इस बरतानिया के अंदर माओ बहनों को आपके लिए दुआएं करते और रोते देखा। मैं इस बात का गवाह हूँ। मुझे एक खातून ने कहा कि अगर इमरान रियाज यहाँ आए तो उसे कहना मेरा घर खाली है, एक कमरा में उसे अपने पास रखूँगी, उसे खाना खिलाऊंगी, उन्हें मेरा सलाम कहिएगा। कभी सोचा था ये अल्लाह ताला आपके लिए लोगों के दिलों में ऐसी मोहब्बत डाल देगा? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है और उसका मफहूम मैं आपको बता देता हूँ। मैं कमी बेशी अल्लाह ताला माफ़ करे। ये एक जंग के मौके पे कुछ आयात नाज़िल हुई थी। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि हमने तुम्हारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत डाली और तुम सारी दुनिया की दौलत खर्च के भी ये नहीं कर सकते। सारी दुनिया की दौलत। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि आप अरबों डॉलर खर्च कर दें और लोगों से कहें मेरे से प्यार करो, नहीं हो सकता। लोग नहीं करेंगे। कितने अमीर हैं पाकिस्तान के सियासतदान, लोग उनसे प्यार ही नहीं करते। पाकिस्तान के सियाह सफ़ेद का मालिक है एक आर्मी चीफ, क्या लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं? लोग प्यार किससे करते हैं? जो लोगों को कुछ नहीं दे सकता, उसके पास पैसे भी नहीं है, जो जायदाद है वो उसने अपने फलाई इदारों के नाम के ऊपर लगाई हुई है कि मेरे मरने के बाद ये उनको दे देना, उससे लोग प्यार करते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम और फजल है। और मैं अपने रब का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, मैं जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है। मैं किसी एक आदमी के दिल में भी वो मेरे लिए प्यार पैदा करे ना, तो मैं सारी ज़िंदगी उसका शुक्र नहीं अदा कर सकता। और इतने सारे लोग प्यार करते हैं, मेरे ऊपर बोझ बढ़ता जाता। आपको क्या लगता है कि मैं को लोहे का बना हूँ? ये लोग ही नहीं मुझे पीछे हटने देते। इसको मैंने आज, होता ये कि जब आप कोई लड़ाई अपनी लड़ रहे होते हैं ना, आप छोड़ देते हैं। दाती लड़ाई है, दफा करो, छोड़ो। जिंदगी बहुत कीमती चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है, तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। तू मेरा हक खाना चाहता है, खा ले भाई, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। जिंदगी तो ऐसे गुजरती है ना। और मेरा ये फॉर्मूला है, या मैं ऐसे क्यों नहीं कर रहा। और मेरी है ही नहीं लड़ाई। मेरे अंदर इतने सारे करोड़ों लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये आदमी हमें गलत बात नहीं बताएगा। आपकी तरबियत किसने की जो बिल्कुल नहीं डरते मौत से? नहीं, क्यों नहीं डरता मैं? डर लगता है। जब मुझे लगता है कि कोई खतरा है तो मैं उससे बचने की कोशिश करता हूँ हमेशा, क्योंकि मेरे अल्लाह का भी हुक्म है, अपनी हिफाजत करो। अल्लाह का भी हुक्म है। लेकिन देखें, एक चीज़ जो अटल है, जिसको आपके साथ होना है, तो उसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना आपको। इसका फ़र्क ये है कि सबका गला खुश्क हो जाता है भाई, सबको
टेंशन पड़ जाती है अपनी अपनी बारी पे। मैंने लोगों के ऐसे लोगों के तोते उड़ते हुए देखे हैं कि जिनके बारे में मुझे बड़ा ज़ोम था। बाज़ औक़ात मेरी अपनी हालत पतली हो जाती है मुख्तलिफ़ सिचुएशंस में, लेकिन आप जितना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को समझते हैं कि ये आपकी अपनी ग्रिप में है, आपके अपने कंट्रोल में है, उतना आपकी टेंशन बढ़ती जाती है। आगे जितना आप ये समझते हैं ना कि ये रब के कंट्रोल में है, उसके हाथ में है, तो आपकी टेंशन कम होती जाती है। जो इमरान रियाज जेल नहीं गया था, फिर इतनी सख्त और तवील जेल काटी, सच बताइए कितना ईमान अल्लाह पे मजबूत हुआ मजीद? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा मेहरबान है जी, वो जो आपको दे उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, उसने बड़ी मेहरबानी की है मेरे ऊपर। मैं ज़्यादा अपने और अल्लाह के ताल्लुक़ के ऊपर बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये आपको बताता हूँ कि उसने मुझे मुश्किल नहीं आने दी। ये वो बड़ा मुश्किल टाइम था जब मुझे लापता किया था, बहुत ही मुश्किल था, बड़ा अज़ियतनाक था, बड़ा ब्रूटल था। और यानी वो ऐसा था कि उसके बाद उठा के मुझे 4 दफ़ा जेल में डाला। उसके बाद तो मुझे पता ही नहीं चला मैं जेल में गया हूँ, ना मेरे घर वालों को पता चला। यानी मेरे घर वालों नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे थे जब मैं, यानी मुझे खाना नहीं भेजा जेल में खाने के लिए इन्होंने। यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें, यानी जेलर मेरे पास आया, उसने कहा इमरान साहब आपके घर से खाना क्यों नहीं आता? मैंने कहा यार हम टैक्स देते हैं, खिलाओ खाना। फिर उन्होंने खिलाया मुझे खाना, मेरे घर से नहीं आया। आपको जेल में भी अवदाद मिले ना? हाँ, हर जगह पे, यानी हर जगह पे। और मैं आपको बताऊँ मैक्सिमम पाकिस्तानी यही चाहते हैं जो हम चाहते हैं। हौसला अफजा बात है ये वो बात है जो हौसला देती है। मेरे कान में आके लोगों ने वो बातें की हैं जो मैं कह भी नहीं सकता। उम्मीद की किरण बाकी है ना? उम्मीद पे दुनिया ही कायम है, और मैं अपने लोगों की उम्मीद कभी नहीं टूटने दूंगा। मेरे पास इतनी सी रोशनी होगी ना, पूरे अंधेरे के अंदर इतनी सी रोशनी होगी, मैं उसको इतना फैलाऊंगा। इमरान खान से ये उम्मीद थी? मुझे पता था इमरान खान अपने आप को इसके लिए तैयार कर रहे थे। मैंने इन्हें कहा था, क्योंकि मुझे उन्होंने पूछा था कितने दिन में टूट जाएगा, तो मैंने उन्हें कहा था आपके पास 15 दिन है, आप उसको 15 दिन में मैनेज करके छोड़ दें। अगर वो एडजस्ट हो गया तो फिर आप हर दिन हारेंगे। मैंने उनको ये बात समझाई थी। उनका क्या होगा जिन्होंने डॉप टेस्ट करवाया था और कहा था नशा करता है, मेडिकल रिपोर्ट आ गया? वो अब अपना टेस्ट करवा लें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू ऋषि साहब, जज़ाकल्लाह, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।